हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर मुझे अपने इन्वेस्टमेंट्स पे मंथली इनकम कमानी है, जनरेट करनी है, चाहे वो डिविडेंड से कमाऊं या मैं चाहे वो सारा पैसा लमसम डालूं और हर महीने में विड्रॉल करूं, जिसको हम SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर है? अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हो तो उस केस में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि कुछ समय पहले डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब 2-3 साल पहले जब डिविडेंड का रूल्स चेंज हुए तो आपकी जो भी डिविडेंड इनकम मिलती है वो आपकी इनकम में क्लब होती है और उसके मुताबिक आप जो भी टैक्स स्लैब में आते हो उस पर उसके मुताबिक आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप 30% में आते हो तो 30% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन की बात आती है तो दो तरीके से टैक्सेस लगते हैं, या तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने 1 साल से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करा और उस पर जो भी कैपिटल गेन हुआ है, यानी जो भी प्रॉफिट बना है आपका, वो आप उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा अगर ये इक्विटी फंड है। अगर आपने अपनी यूनिट्स को 1 साल के बाद रिडीम करा तो जो भी कैपिटल गेन बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ऊपर है तो उस 1 लाख से ऊपर वाले एक्सेस अमाउंट पे आपको 10% टैक्स लगता है। लेकिन डिविडेंड के केस में जो भी आपकी इनकम हुई है वो आपकी इनकम में क्लब होगी और एज पर द टैक्स स्लैब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर हम इस सिनेरियो में देखें तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि SWP को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक एक्सेल तैयार करी है आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आप SWP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो और हर महीने विड्रॉल करते हो, अगर आपके पेरेंट्स रिटायर्ड है, उनको एक ऐसा पेंशन प्रोडक्ट चाहिए ताकि हर महीने एक फिक्स इनकम मिलती रहे, उनकी कैपिटल भी इरोड ना हो, कैपिटल भी परपेचुअल रहे और साथ ही में लिक्विडिटी भी 100% रहे, तो उन लोगों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान काफी बेहतर ऑप्शन है। इसको मैं एक्सेल में दिखाऊंगा कि SWP किस तरीके से वर्क करता है, उसका टैक्स स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है, कितना टैक्स लगेगा, और साथ ही में मैंने एक लिस्ट भी तैयार करके रखी है कि अगर आपको SWP करनी है तो कौन कौन से फंड्स बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। चलो अब एक्सेल पे चलते हैं, और एक्सेल पे मैंने यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड का एग्जाम्पल लिया है। मैं हर महीने 20,000 का विड्रॉल कर रहा हूं। मेरे पास एक लमसम पूंजी थी 20 लाख रुपए की और मैंने उस पे 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे 2014 में। 1 साल के बाद 2015 में मैंने हर महीने 20,000 रुपए उस फंड से विड्रॉल करे हैं। तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है, उस पर टैक्स स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम एक्सेल पे चलते हैं। तो गाइस अभी हम एक्सेल पे है, यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड का SWP कैलकुलेटर निकाला हुआ है ऑलरेडी। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट में हमने 2014 में 1 जनवरी 2014 में मान लीजिए अगर हमने 20 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट डाला होता ताकि हर महीने एक ऐसा पेंशन, ऐसा मंथली इनकम मुझे कंसिस्टेंटली मिलती रहती, और 2 जनवरी 2015 से मैंने अपनी SWP की स्टार्टिंग डेट रखी है, यानी हर महीने 2 जनवरी को 10 जनवरी के आसपास मेरे को एक 20,000 रुपए का अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता रहे। और 10 अप्रैल 2022 यानी अभी इसी मंथ के अब तक हमने SWP ट्रिगर करी, मतलब चला रहे हैं, कंटिन्यूसली चला रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे तकरीबन जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी जिस तरीके से EMI जाती है जो आपके अकाउंट से डेबिट होती है, उसी तरीके से SWP के केस में वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। तो तकरीबन 87 SWP हिट हुई है, यानी 87 ट्रांजेक्शन जो आपके अकाउंट में आई है, यानी तकरीबन जो विड्रॉल अमाउंट आया है वो तकरीबन आपका हम ये कह सकते हैं 17,40,000 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, इतना अमाउंट। उसके बावजूद भी इस 20 लाख रुपए की जो वैल्यू है 10 अप्रैल 2022 को, ये विड्रॉल होने के बावजूद भी उसकी जो वैल्यू थी वो थी 39,45,684। हमने कैपिटल कितना डाला था? 20 लाख रुपए। उस पर हमने विड्रॉल कितना लिया? हर महीने अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं तकरीबन 17,40,000 रुपए। उसके बावजूद भी उस 20 लाख रुपए की वैल्यू कितनी है आज 10 अप्रैल में? तकरीबन 39,45,000, यानी जितना अमाउंट डाला उससे डबल आज भी उसकी फंड वैल्यू है। साथ ही में हमने विड्रॉल भी करा। इस पूरे फंड की जो CAGR रिटर्न है, एनुअलाइज ग्रोथ है, दैट इज दी 16.82%। ठीक है, हालांकि मैं आपको बाकी फंड्स भी दिखाऊंगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फंड के साथ में ऐसा है। इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड में मैंने और भी चीजें, और भी फंड्स लिए जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं कि टॉप फंड्स कौन से हैं। तो ये करने के बाद ये पूरी प्रोसीजर है
कि कब कब हमने कौन कौन सी डेट में कौन कौन सी किस एनईवी पे यूनिट्स कितनी थी, कैश फ्लो कैसे कैसे हुआ, ये पूरा कैलकुलेटर करा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पे टैक्स को समझाने के लिए लिया है, तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे मान लीजिए 10 अप्रैल से लेके अभी तक जो लास्ट 12 ट्रांजेक्शन है आपका 10 मार्च तक, उसमें जो टोटल आपका कैपिटल गेन हुआ है, यानी आपने जो कैपिटल गेन जनरेट करा है, प्रॉफिट जनरेट करा है, कुछ पार्ट प्रिंसिपल पार्ट होता है, कुछ कैपिटल गेन पार्ट होता है, वो तकरीबन है 75,000 के करीब का। तो यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका 1 लाख रुपए से कम का कैपिटल गेन है, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगना, इस फाइनेंशियल ईयर में कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है उसमें भी आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी 1 लाख रुपए से कम है। तीसरे साल में जो आपका कैपिटल गेन बना, क्योंकि आपकी कैपिटल भी धीरे धीरे कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस पे भी रिटर्न्स मिल रहा है और आपका विड्रॉल कंपेरेटिवली कम है, तो वो है आपका 1,18,000 के आसपास का। तो इसमें 18,000 रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिस पर आपको 10% के हिसाब से तकरीबन 1800 के करीब का टैक्स लगेगा। उसके बाद अब हमने ये पूरे सिनेरियोस रखे हैं, यानी पूरे मैंने कैपिटल का निकाल लिया, तो तकरीबन जो आपका कैपिटल गेन जो बनता है, टोटल मिला के जो कैपिटल गेन बनता है वो 1,66,459 के करीब का बनता है। इस पर 10% के हिसाब से इस पर 66,000, 1 लाख रुपए 66,000 के करीब का आपका कैपिटल गेन बनता है, 1 लाख रुपए तक का एग्जम्प्टेड होता है, तो तकरीबन 66,000 के करीब का आपका पूरा मिला के जो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 66,000 पर आपको 10% के करीब का टैक्स लगता है, तो तकरीबन 6-7 हजार रुपए के करीब का मान के चलिए। तो इस तरीके से आपका एसडब्ल्यूपी काम करता है, इस तरीके से आप अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर यही इनकम अगर आपकी डिविडेंड में आती है, ऐसा डिविडेंड इनकम आती है, तो जितना भी कैपिटल गेन बनता, जितना भी प्रॉफिट बनता, वो आपके इनकम में क्लब होता और उस पर आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते तो 30% टैक्स देना पड़ता। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से फंड्स हैं जो टॉप एसडब्ल्यूपी फंड्स है। ये मैंने सिमिलरली इसी पैटर्न पे, इसी प्रोसेस के हिसाब से सारे फंड्स निकाले कि कितना विड्रॉल हुआ है, कितना रिटर्न्स बना है और कितनी फाइनल वैल्यू है। तो उसमें सबसे पहले नाम आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट में ही आता है। अगर हाइब्रिड एक कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है एसडब्ल्यूपी में, मॉडल में, प्रोसेस में, तो आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसकी हमने 20 लाख रुपए की जो फाइनल वैल्यू बैठती, वो मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे 3,000 रुपए के करीब का विड्रॉल दिखाया एज ए कंपैरिजन के हिसाब से, तो आपकी रिटर्न्स मिलती तकरीबन 16.72% के करीब की। करंट फंड वैल्यूज 20 लाख रुपए की होती, 66 लाख के आसपास। दूसरे नंबर पर आता है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड। वहां पे भी सेम नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, सेम नंबर ऑफ विड्रॉल हुए हैं, आपका सेम विड्रॉल हुआ है, टोटल विड्रॉल वही 2,61,000 विड्रॉल करा है, 3,000 रुपए हर महीना। यहां मैंने 3,000 का लिया है समझाने के लिए सिर्फ, बाकी फिगर 20,000 भी होगी तो रिजल्ट लगभग सेम ही होंगे। लेकिन करंट वैल्यू यहां पे बनती 59 लाख की और यहां पे जो रिटर्न्स बनता 15.18। तीसरे नंबर पे आता है कैनरा रोबेको इक्विटी, उसके बाद आता है एसबीआई इक्विटी एंड हाइब्रिड, उसके बाद आता है डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड, एंड देन आता है एबीएसएल इक्विटी हाइब्रिड फंड। हालांकि ये शीट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों की दोनों शीट, ताकि आप थोड़ा सा और फर्दर स्टडी कर सको। तो इसीलिए आज वीडियो का पर्पस यही था। अगर आपको हर महीने एक रेगुलर इनकम कमानी है और या आपके घर में कोई पेरेंट्स है या आप एक रिटायर्ड हो और आपके पास एक लमसम पूंजी पड़ी है और वो फिक्स डिपॉजिट में आप उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो आपकी इनकम में क्लब होती है और एज पर द टैक्स स्लैब आपको टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हो। लेकिन अगर आप उसे ऐसा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और हर महीने एक फिक्स्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको कंपैरेटिवली कम टैक्स लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो भी 1 लाख रुपए से एक्सेस अमाउंट है, इसमें सिर्फ 10% ही टैक्स लगता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बॉन्ड्स में जो इनकम होती है, इवन एनसीडी में जो इनकम होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट में जो इनकम होती है, वो सारी आपकी इनकम में क्लब होती है। लेकिन अगर आप उसी लमसम पैसे को अच्छे तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करते हो, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसेस में समझाया कि आपने लमसम पैसा डाला इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड में या बैलेंस एडवांटेज फंड में, तो वहां से आपने एक मान लीजिए 8% 10% साल का विड्रॉल कर रहे हो कंसिस्टेंटली 1 साल के बाद, ताकि आपकी यूनिट्स फ्री हो जाए, तो उस पर आपको टैक्स कंपेरेटिवली कम लगेगा। शुरू के 2-1.5-2 साल में टैक्स लगेगा भी नहीं अगर ज्यादा विड्रॉल नहीं है, और अदरवाइज वैसे भी कंपेयर करोगे तो टैक्स कम लगेगा, और क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल पे सिर्फ 10% ही टैक्स लगता है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है अगर आप एक रिटायर्ड हो या आपको फिर म्यूचुअल फंड से एक मंथली इनकम कमानी है। तो आई होप इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगर इस वीडियो से किसी भी तरीके की हेल्प मिली है तो वीडियो के लाइक का बटन है, प्लीज
लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग के लेके वीडियोस बनाते रहते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास शेयर कीजिए। हम मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।